स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और हम अध्ययन कर रहे हैं क्लास 10 की सामाजिक विज्ञान। कल हमने अध्ययन किया था महाजनपद का और उसमें हमारा एक बिंदु जो रह गया था वो था राजस्थान के प्रमुख जनपद। राजस्थान के प्रमुख जनपद। राजस्थान के प्रमुख जनपदों में हम बात करेंगे कि राजस्थान में जनपदों का निर्माण कैसे हुआ और प्रमुख जनपद कौन कौन से हैं। प्रमुख जनपद कौन कौन से हैं। तो जिस समय भारत पर यूनानी आक्रमण हुआ, जिस समय भारत पर यूनानी आक्रमण हुआ उस समय बहुत सारी जातियां यूनान से भारत आ गई। उस समय बहुत सारी जातियां यूनान से भारत आई और वो भारत आई और भारत के पंजाब जो राजस्थान की सीमा छटा हुआ क्षेत्र था वहाँ आकर बस गई। और वे उसे हम बात करें तो अर्जुनायन, योद्धे जैसी लड़ाकू जातियां भारत में आकर बस गई और जिस क्षेत्र में ये रहने लगी उस क्षेत्र में जनपदों का निर्माण होने लगा। अब आता है कि हमारे राजस्थान में प्रमुख जनपद कौन कौन से हैं। अगर राजस्थान में महाजनपद की बात करें, ध्यान रख लेना यहाँ पर विशेष रूप से, अगर महाजनपद की बात करें तो दो महाजनपदों का विस्तार है, मत्स्य एवं सूरसैन। दो महाजनपदों का विस्तार राजस्थान में है, मत्स्य महाजनपद और सूरसैन महाजनपद। यहाँ पर हम प्रमुख महाजनपद की बात करें तो सबसे पहला हमारा महाजनपद राजस्थान का जनपद होगा जांगल। जांगल के बाद मत्स्य, मत्स्य के बाद हम बात करें सीवी और सीवी के बाद बात करें सूरसैन। चार जनपद जो हैं ये मुख्य रूप से राजस्थान के अंदर है। तो सबसे पहला राजस्थान का जनपद है जांगल। ये जांगल जनपद किन क्षेत्रों में फैला, वर्तमान की किन क्षेत्रों में इसका विकास हुआ और इस जनपद में प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। पहले अगर हम बात करें इसका विस्तार, तो विस्तार की बात करें हम तो इसका विस्तार जोधपुर एवं बीकानेर क्षेत्र में। जांगल जनपद का विस्तार जोधपुर और बीकानेर क्षेत्र था प्राचीन काल का। इसकी राजधानी थी अहिछत्र, अहिछत्रपुर, और अहिछत्रपुर को वर्तमान नागौर कहा जाता है। अहिछत्रपुर को वर्तमान नागौर कहा जाता है इसकी राजधानी। प्रमुख विशेषताएं इसकी, विशेषताओं की बात करें तो आज भी बीकानेर महाराजा, आज भी बीकानेर महाराजा जांगलधर बादशाह की उपाधि धारण करते हैं। जांगलधर बादशाह उपाधि धारण करते हैं। ये उपाधि धारण क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं कि प्राचीन काल में उनका क्षेत्र जांगल जनपद के अंदर आता था, इसलिए आज भी वे जांगलधर बादशाह की उपाधि धारण करते हैं। और बीकानेर का झंडा जो है उसमें भी जांगलधर शब्द का प्रयोग किया गया है। दूसरी बात करें हम मत्स्य, मत्स्य जनपद जिसका क्षेत्र जयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र, जयपुर एवं उसके आसपास का जो क्षेत्र है वह मत्स्य क्षेत्र है। मत्स्य प्रदेश की राजधानी है विराटनगर, विराटनगर, और वर्तमान में हम इसे बैराट प्रदेश भी कहते हैं। वर्तमान में इसे बैराट क्षेत्र भी कहते हैं। मत्स्य जनपद में हमें केवल इतना ही याद रखना है कि जयपुर के आसपास का क्षेत्र है
इसके अलावा इसमें भरतपुर को भी शामिल कर सकते हैं हम, और वर्तमान में इसकी राजधानी विराटनगर थी, जिसे हम बैराट कहते हैं वर्तमान के अंदर। तीसरा महाजनपद है सीवी। सीवी महाजनपद की जहाँ तक हम बात करें तो इसकी राजधानी है शिवपुर, राजधानी है शिवपुर, और ऐसा माना जाता है यहाँ का राजा था सुशील, और सुशील ने 10 राजाओं को पराजित किया, 10 राजाओं के संघ में शामिल था, को पराजित किया, 10 राजाओं को पराजित किया। इसका संबंध जो है वर्तमान मेवाड़ क्षेत्र से, मेवाड़ क्षेत्र, और शिवपुर का वर्तमान इसकी राजधानी जो है वो है नगरी, चित्तौड़गढ़ के पास, चित्तौड़ के पास नगरी क्षेत्र जो है वो इसकी राजधानी है, जिसे मध्यमिका भी कहा गया है, नगरी या मध्यमिका, नगरी या मध्यमिका भी कहा गया है। चौथे जनपद की बात करें हम सूरसेन की। सूरसेन जनपद का विस्तार राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, एवं वर्तमान अलवर का पूर्वी भाग, वर्तमान अलवर का पूर्वी भाग। इसकी राजधानी मथुरा, और ऐसा माना जाता है यहाँ के राजा थे यादव, यहाँ के राजा यादव थे, और भगवान श्री कृष्ण का संबंध सूरसेन महाजनपद से था, भगवान श्री कृष्ण का संबंध था सूरसेन महाजनपद से। ये तो था हमारा पिछला टॉपिक जो कुछ रह गया था राजस्थान के जनपदों के बारे में। अगर प्रश्न सीधा बनता है कि राजस्थान के जनपदों का विस्तार से वर्णन कीजिए, तो हमें ध्यान रखना है इनकी राजधानी कहाँ पर है, इसका विस्तार कहाँ पर है, और वर्तमान में इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है। अब हमारा अगला टॉपिक जो है वो आता है, और अगले टॉपिक पर हम आते हैं। वो अगला टॉपिक हमारा मौर्य वंश, अगला टॉपिक है हमारा मौर्य वंश। क्योंकि हमने महाजनपदों का अध्ययन किया था, और उसमें हमने अध्ययन किया था कि महाजनपदों का पतन हुआ, और महाजनपद का पतन होने के बाद शासन व्यवस्था किस तरह से रही, किस तरह से एक साम्राज्य का निर्माण हुआ महाजनपद के दौर में। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक होगा मौर्य वंश। कालक्रम माने हम 322 से लगाकर 184 BC। BC का मतलब होता है ईसा पूर्व, ध्यान रखना। BC का मतलब होता है ईसा पूर्व। ईसा पूर्व क्या होता है, और कुछ विद्यार्थियों के मन में एक शंका है कि ये कालक्रम उल्टा क्यों चला है। ईसा पूर्व का मतलब होता है, ऐसा माना जाता है कि ईसा के जन्म से पहले का समय जो है उसे हम कहेंगे ईसवी पूर्व समय, और वो कालक्रम उल्टा चलता है, ध्यान रख लेना। इसलिए हम इसको BC या ईसा पूर्व कहते हैं। अब मौर्य वंश के अंदर हम अध्ययन किसका करेंगे और किस प्रकार से हम अध्ययन करेंगे, तो यहाँ ध्यान रखना। सबसे पहले हम करेंगे प्रारंभिक जानकारी में हम अध्ययन करेंगे कि आखिर महाजनपद से मौर्य काल का समय कैसे तय हुआ। महाजनपद से मौर्य वंश की स्थापना तक समय, मौर्य वंश की स्थापना तक। दूसरा हम करेंगे मौर्य वंश की स्थापना, और तीसरा हम अध्ययन करेंगे प्रमुख शासक कौन कौन से हैं।
प्रमुख शासकों में अध्ययन करेंगे सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य का, बिंदुसार, अशोक, इन तीनों का महत्वपूर्ण अध्ययन करेंगे और उसके बाद अशोक के उत्तराधिकारी। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख किस प्रकार से लिखे गए। उसके बाद हम अध्ययन करेंगे अशोक के धम्म का, अशोक का धम्म, और अंत में अध्ययन करेंगे हम मौर्यकालीन प्रशासन। और मौर्यकालीन प्रशासन में हम पढ़ेंगे सबसे पहले केंद्रीय प्रशासन, उसके बाद प्रांतीय प्रशासन, नगरीय प्रशासन, सैनिक प्रशासन, न्याय प्रशासन उस समय किस तरह का था। इन सभी इस डायग्राम के अनुसार हम अध्ययन करेंगे मौर्य वंश का। तो दोस्तों, जैसे आता है प्रारंभिक जानकारी महाजनपद से लगाकर मौर्य वंश की स्थापना तक, तो हम प्रारंभिक जानकारी में अध्ययन करते हैं कि हमने पढ़ा था महाजनपद कुल 16 थे और 16 महाजनपदों में मगध महाजनपद जो था वो सबसे शक्तिशाली था। मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली था और शक्तिशाली होने के कारण मगध ने अपने आसपास के सभी महाजनपदों को मिलाकर एक साम्राज्य की स्थापना कर दी। अब इसकी स्थापना कैसे होती है? मगध में सबसे पहले जिस वंश का उदय होता है उसका नाम होता है हर्यक वंश। हर्यक वंश, हर्यक वंश में बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन जैसे राजा होते हैं। हर्यक वंश के पतन के बाद दूसरा वंश आता है शिशुनाग वंश। संस्थापक होता है शिशुनाग और कालाशोक। शिशुनाग वंश के बाद आता है नंद वंश। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। नंद वंश जिसकी स्थापना की थी महापद्म नंद ने। महापद्म नंद इसके संस्थापक। और नंद वंश में 9 शासक हुए, 9 नंद हुए और इसका अंतिम शासक था घनानंद। अंतिम शासक था घनानंद और घनानंद के समय ही भारत पर यूनानी आक्रांता सिकंदर का आक्रमण हुआ। सिकंदर का आक्रमण हुआ। उस समय भारत जो है अलग अलग भागों में बटा हुआ था, विशेष करके उत्तर पश्चिम भारत। और सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है लेकिन वो मगध तक पहुंचता नहीं है। उसके मगध तक पहुंचने से पहले ही उसके पिता की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने पर वो पुनः यूनान लौटता है और लौटते वक्त उसकी भी मृत्यु हो जाती है। फिर भी कुछ अवशेष अपने छोड़ के गया था। अब आता है कि ये तो था महाजनपद से मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली था। यहाँ पर हर्यक वंश की स्थापना होती है। बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु यहाँ के राजा होते हैं। इसके साथ साथ शिशुनाग, इनके बाद शिशुनाग वंश की स्थापना होती है। शिशुनाग और कालाशोक 2 यहाँ के इस राजा होते हैं। उसके बाद आता है नंद वंश और नंद वंश में महापद्म नंद इसके संस्थापक होते हैं और अंतिम शासक होता है घनानंद। और घनानंद के समय ये आक्रमण हुआ था। घनानंद के समय ही एक ब्राह्मण मंत्री चाणक्य, जिसे हम कौटिल्य भी कहते हैं और विष्णुगुप्त भी कहते हैं, चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने, चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 बीसी में मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी में मौर्य वंश की स्थापना की।
किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। अब चाणक्य ने इस मौर्य वंश की स्थापना क्यों करवाई, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। हालांकि उसका संक्षिप्त मध्याह्न अगर बात बता दूं मैं आपको, तो चाणक्य घनानंद का ब्राह्मण मंत्री था और घनानंद ने चाणक्य को अपमानित करके अपने दरबार से बाहर निकाल दिया और चाणक्य अपने अपमान का बदला लेने के लिए और नंद वंश का समूल नाश करने की प्रतिज्ञा लेकर वो राजमहल से निकल गया। और जैसे ही निकला तब उसे चंद्रगुप्त नाम का एक युवक मिला और उस युवक में उसने वो सारे गुण देखे जो एक राजा में होते। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षित किया और सैन्य प्रशिक्षण दिया और प्रशिक्षण देने के बाद उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को घनानंद के साथ युद्ध में सहायता प्रदान की। चंद्रगुप्त मौर्य को सहायता दी कि युद्ध में वो घनानंद से लड़ सके और चंद्रगुप्त मौर्य और घनानंद के मध्य एक भयंकर युद्ध होता है और युद्ध में घनानंद लड़ता हुआ मारा जाता है और घनानंद के मरने के बाद भारत में एक नवीन राजवंश की स्थापना होती है जिसे हम कहते हैं मौर्य वंश। और इस मौर्य वंश का संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने चाणक्य की सहायता से भारत में मौर्य वंश की स्थापना की। इससे पहले जो नंद वंश, सुनाग वंश, हर्यक वंश, जो भी वंश थे वो सारे के सारे वंश जो थे वो एक क्षेत्र विशेष में थे, मगध में थे। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के राजा बनने के बाद उन्होंने पूरे भारत का एकीकरण किया, पूरे भारत को जीता और जीतकर एक नवीन साम्राज्य, एक भारत का पूर्ण साम्राज्य की स्थापना की जिसे मौर्य वंश कहा गया था। अब हम बात करते हैं इसके प्रमुख राजाओं के बारे में कि मौर्य वंश के कौन कौन से राजा हुए और उनकी उपलब्धियां क्या है। सबसे पहला राजा आता है चंद्रगुप्त मौर्य। अगर चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें, सबसे पहली उपलब्धि इसकी क्या थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में मौर्य वंश की स्थापना की, तो मौर्य वंश का संस्थापक था। मौर्य वंश का संस्थापक था। हमने पढ़ा था कि इस समय भारत में यूनानी आक्रांता सिकंदर का भी आक्रमण हुआ था। सिकंदर की मृत्यु के बाद सिकंदर के कोई पुत्र नहीं था और पुत्र नहीं होने के कारण उसके साम्राज्य को 4 भागों में बांट दिया गया और जो भाग भारतीय भाग था उस भाग को सेनापति बना सेल्यूकस निकेटर। और सेल्यूकस निकेटर यूनानी आक्रांता के तौर पर भारत आता है और भारत आकर 305 ईसा पूर्व में वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध करता है। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी सेनापति सेल्यूकस को पराजित किया 305 बीसी में। 305 बीसी में सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर भारत आता है आक्रमण के लिए और उनके सामने अब बदला हुआ भारत था। चंद्रगुप्त मौर्य उस समय राजा था भारत का और उन्होंने संगठित होकर सेल्यूकस को पराजित किया। पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के मध्य एक संधि होती है। पराजित करने के बाद सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य एक संधि होती है। उस संधि की शर्तें क्या है ध्यान रखना। पराजित किया तथा एक संधि की। अब आता है कि इस संधि की शर्तें क्या है, यानी ये जो संधि हुई थी इस संधि की मुख्य शर्तें कौन कौन सी थी दोनों के मध्य। तो पहली शर्त ध्यान दीजिएगा। पहली शर्त थी सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया।
चंद्रगुप्त मौर्य से किया, जिसे हम कह सकते हैं वैवाहिक संबंध बनाए गए। प्राचीन भारत का, उस समय भारत का पहला राजा था जिसने यूनानियों से वैवाहिक संबंध बनाए थे, यानी चंद्रगुप्त मौर्य पहला राजा था जिन्होंने यूनानियों से वैवाहिक संबंध बनाए थे। दूसरी शर्त इसकी, विवाह तो किया, उसके साथ साथ सेल्यूकस ने 4 प्रदेश एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया एवं पेरिप्निसडाई, एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरिप्निसडाई, ये 4 क्षेत्र चंद्रगुप्त को दे दिए। चार क्षेत्र चंद्रगुप्त को दे दिए। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया और 4 प्रदेश एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरिप्निसडाई, जिसे कहते हैं काबुल, कंधार, बलूचिस्तान और हेरात, ये चारों प्रदेश दिए। और ये चारों प्रदेश देने से चंद्रगुप्त मौर्य की सीमा हिंदूकुश पर्वत जो अफगानिस्तान के अंदर है, इस हिंदूकुश पर्वत को छू गई। यानी ये पहली बार हुआ जब भारत की राजनीतिक सीमा हिंदूकुश पर्वत तक जा पहुंची थी। तीसरी शर्त इसकी अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से जो शर्त थी वह चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सेल्यूकस को उपहार स्वरूप दे दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सेल्यूकस को, यहां ध्यान रखना ये दोनों काम सेल्यूकस ने किए, 4 प्रदेश भी दिए और अपनी पुत्री हेलेना का विवाह भी किया। लेकिन यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो 500 हाथी उपहार के रूप में सेल्यूकस को प्रदान करता है। और इसकी चौथी शर्त, इन सभी के साथ साथ सेल्यूकस ने यूनानी इतिहासकार मैगस्थनीज, विशेष नाम ध्यान रख लेना, यूनानी इतिहासकार मैगस्थनीज, सेल्यूकस ने यूनानी इतिहासकार मैगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा तथा मैगस्थनीज ने एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी, महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना की और उस पुस्तक का नाम था इंडिका। विशेष ध्यान रखना, इंडिका पुस्तक किसने लिखी? मैगस्थनीज ने लिखी। और मैगस्थनीज 305 से लगाकर 299 BC के मध्य चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा और उस दरबार की संपूर्ण गतिविधियां और मौर्यकालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक जो जानकारी में मिलती है, प्रशासनिक, वो उनकी पुस्तक इंडिका से मिलती है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने यूनानी सेनापति को पराजित किया और उसके साथ संधि की। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत के राज्यों को भी जीतकर अपने में मिलाया। 2 ग्रंथ मिलते हैं, एक मिलता है एहनानूर और एक मिलता है मोहनानूर। एहनानूर और मोरनानूर, इन दोनों ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त ने दक्षिण भारत को विजयी बनाया। दक्षिण भारत विजय की, दक्षिणी भारत
विजय की। इसके अलावा अगर चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो उनकी अंतिम विशेषता ये थी कि अपने कार्यकाल के अंतिम समय में भद्रबाहु के साथ वन पलायन किया, क्योंकि बार बार अकाल पड़ रहे थे और अकालों से परेशान होकर भद्रबाहु के साथ वन को पलायन किया दक्षिण भारत में, और संलेखना पद्धति से अपना शरीर त्याग दिया। कर्नाटक के पास चंद्रगुप्त नामक पहाड़ी पर इनकी मूर्ति बनी हुई है, इनकी गुफा बनी हुई है। तो संलेखना पद्धति क्या थी? जैन धर्म में उपवास के द्वारा अपने शरीर का त्याग करना, जिसे कहेंगे संलेखना पद्धति। संलेखना पद्धति जैन धर्म में उपवास के द्वारा अपना शरीर त्यागना। इसे हम कहेंगे संलेखना पद्धति। और अपने समय